हेलो एंड वेलकम टू निंजा। आई एम निशा और आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 में लैंग्वेज 2 में जिन्होंने हिंदी को चूज किया है उसके बारे में। एक्चुअली में हिंदी लैंग्वेज अगर जिन्होंने लैंग्वेज 2 में ली है उसमें भी हमारा सिमिलर फॉर्मेट होता है। इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज चुनी है तो उसमें भी 30 क्वेश्चंस थे। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में 15 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 अनसीन पैसेजेस होते हैं और उसी पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं जो कि ग्रामर और वर्बल एबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। और 15 क्वेश्चंस हमारे पैडागोजी के होते हैं। लेकिन इस वाले पेपर में जो पेपर हमने लिया है इसमें हमारे पैडागोजीज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पहले दिए गए हैं और अनसीन पैसेजेस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में दिए गए हैं। आइए देखते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन पेपर लिया है लास्ट ईयर का वो है 2018 दिसंबर का सेट आई, जिसमें कि लैंग्वेज 2 हमने हिंदी को चूज किया है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है हमें कि परीक्षार्थी भाग 5 प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाग 2 का विकल्प हिंदी को चुना हो। तो यहाँ पर हम पहले निर्देश पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 121 से 135 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है सुंदर अक्षरों में लिख सकें। सेकेंड ऑप्शन है छोटी कहानी लिख सकें। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें एंड फोर्थ ऑप्शन है मानक वर्तनी में लिख सकें। तो हमारा सही उत्तर है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर का मतलब ये नहीं कि कोई यूकेजी एलकेजी का बच्चा। यहाँ पर प्राथमिक स्तर से मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब है फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखना सिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिक स्तर वाले बच्चों के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखने का कौशल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। इसमें है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें। सेकंड ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को याद कर सकें। थर्ड ऑप्शन है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। और फोर्थ ऑप्शन है कही या लिखी गई बात को शब्दशः लिख सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। इसमें लिखा है हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि, यहाँ पर अगर चलो हम हिंदी को ना लें, कोई भी भाषा अगर हम बातचीत करते हैं किसी भी भाषा में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें ये होता है कि हम किसी भी भाषा में किसी भी लिखी और कही बात को क्रिटिसाइज कर सकें या फिर क्रिटिकली उसको हम एग्जामिन कर सकें। तो यहाँ पर क्रिटिकल मीन्स आलोचनात्मक दृष्टि से हम उस बात को परख सकें, जज कर सकें। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर कि जब भी हम किसी भाषा की बात करते हैं, अब यहाँ पर जैसे हिंदी भाषा है कि उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से हम परख सकें। वही सबसे हाईएस्ट और इम्पॉर्टेंट एम माना जाता है किसी भी लैंग्वेज का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। तो अगेन यहाँ मुझे दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। प्राथमिक स्तर का मतलब है 1 से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे। तो इस लेवल पर इन्होंने बोला हुआ है कि हिंदी भाषा के शिक्षण में किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर। सेकेंड ऑप्शन इज हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाओं पर। थर्ड ऑप्शन इज हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता एंड फोर्थ ऑप्शन इज हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बल है वो हमें ऑप्शन 3 में जो दिया हुआ है हिंदी भाषा की सौंदर्य और आंचलिकता पर देना चाहिए। आंचलिकता का अर्थ है किसी भी भाषा की सांस्कृतिक विशेषताएं। तो जब हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की शिक्षण की तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बल हमें हिंदी भाषा के सौंदर्य और आंचलिकता पर देना चाहिए, ओके, ना कि और किसी चीज पर। सो द राइट आंसर इज
हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। इसमें लिखा है कि पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कहानी, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है नाटक, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है डायरी एंड ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है निबंध। तो सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस जो है वो कहानी को देते हैं, क्योंकि नाटक और डायरी राइटिंग और निबंध जैसी चीज़ें हमारी बाद में आती है और इनको हम ज़्यादा महत्वपूर्ण इस स्टेज पर नहीं मानते, क्योंकि पहली कक्षा में तो सिर्फ कहानियाँ ही बच्चे समझ लें वो ही काफ़ी होता है। सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, कहानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए ना हो। एक्चुअली यहाँ पर मैंने न को इटैलिक्स में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर आप जाके देखेंगे सीबीएसई की वेबसाइट पर तो उसमें न नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, बट इसमें एक्चुअली क्वेश्चन की सेंस न के बिना नहीं आ रही है, तो इसमें न होना चाहिए। सो पढ़ने का आरंभ जो है वो अर्थ से ही होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में यहाँ पर पढ़ने लिखने का नहीं बोला, खाली पढ़ने का बोला, मतलब कि रीडिंग अगर हम किसी चीज़ की करते हैं तो उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, उसी उद्देश्य से हमें रीड करना चाहिए कि हमें उसका मीनिंग पता हो। यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट वर्ड फिट होता है इस ब्लैंक में वो है अर्थ। तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझिए कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में, अर्जित मतलब ग्रहण करने के संदर्भ में, या फिर जब हम किसी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सबसे ज़्यादा उचित नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज यह एक सहज प्रक्रिया है, सेकेंड ऑप्शन इज यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, थर्ड ऑप्शन इज बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा उचित नहीं है यहाँ पर लैंग्वेज को एक्वायर करने के सेंस में, वो है फोर्थ ऑप्शन, जिसमें कि लिखा है कि बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। नो, सो बच्चों को नियम बनाना कभी नहीं सिखाया जाता। तो सबसे ज़्यादा अनुचित जो कथन है वो है ऑप्शन 4 में, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 126। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम लिखना सीखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 इज शब्द ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 इज वाक्य संरचना एंड ऑप्शन नंबर 4 इज अर्थ की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में अभिव्यक्ति का मतलब है एक्सप्रेशन, मतलब कि एक्सप्रेसिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ओके, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन जो हमें ऊपर दिए गए हैं, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना। सो लिखना सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है हम उस अर्थ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ठीक से कि नहीं। ओके, हम उस अर्थ को ठीक से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं जो हम लिख रहे हैं या नहीं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए अर्थ की अभिव्यक्ति ही होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर 2 है समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 3 है व्यवहार सांस्कृतिक एंड ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानवादी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है समाज सांस्कृतिक। तो वाइगोस्की ने जो भाषा के विकास की बात की थी उसमें उन्होंने समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की ही प्रस्तुति की थी। परिप्रेक्ष्य क्या मतलब होता है कि उनका जो व्यू पॉइंट था, परिप्रेक्ष्य मीन्स व्यू पॉइंट या फिर उनका जो पर्सपेक्टिव था भाषा के विकास के लिए, वो था समाज सांस्कृतिक। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझिए। बहुभाषिक का मतलब है कि मल्टीलिंगुअल, अगर कोई क्लास होती है हमारी जिसमें मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं और जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हमारी कौन सी होनी चाहिए सो दैट कि वो अपनी जो घर की भाषा है उसको स्थान दे सके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, सेकेंड ऑप्शन इज
हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। थर्ड ऑप्शन इज हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। एंड फोर्थ ऑप्शन इज अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज बाकी तीनों में उस बच्चे को शायद थोड़ी हेजिटेशन हो सकती है, लेकिन फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है कि अपनी भाषा में अपनी ही पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो इसमें वो अपनी मर्जी से कोई भी अपनी भाषा का गीत सुना सकता है, इसमें उस बच्चे को कोई हेजिटेशन नहीं होगी और उससे उसका आत्मबल भी बढ़ेगा। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 इज कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पर 5th क्लास के बच्चों की बात हो रही है और उसमें ये पूछा जा रहा है कि उनकी भाषा का आकलन करने के लिए कौन सा वाला क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी या फिर यूजफुल हो सकता है, कि लाइक बच्चों की हिंदी भाषा जो वो कितनी अच्छी है कितना नहीं अच्छी है उसको जज करने के लिए हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसमें से हमें एप्रोप्रिएट क्वेश्चन को चूज करना है। ओके, जो कि कक्षा 5 के बच्चों के लिए हिंदी भाषा का आकलन कर सकता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज जूरी के कितने बैल थे। ऑप्शन नंबर 2 इज जूरी के बैलों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 3 गया कैसा व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर 4 हीरा समझदार था या मोती और क्यों। अब यहाँ पर प्लीज क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस को देख के कि जूरी और ये गया, लगता है हमने कोई कहानी नहीं पढ़ी है, शायद 5वीं कक्षा की बुक्स में कोई कहानी थी, बट नो, यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स के नेम पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना है जो कि एप्रोप्रिएट है क्लास 5th के बच्चों की भाषा का आकलन करने में। तो यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हमें नंबर ऑफ बैल बताने कि मतलब कितने बैल थे, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें सिर्फ नाम बताने हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटे से क्वेश्चन है, मतलब 5वीं कक्षा के लिए तो एप्रोप्रिएट नहीं है ना। और ऑप्शन 3 में देखिए क्या दिया हुआ है कि गया कैसा व्यक्ति था, ये तो स्टोरी पढ़ के कोई भी बता देगा कि गया या फिर जो भी कोई कैरेक्टर का नाम होगा वो कैसा व्यक्ति था। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में बच्चे को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हीरा समझदार था या मोती, और अगर इन दोनों में से कोई भी चूज किया तो वो क्यों समझदार था, उसकी क्वालिटीज बतानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और जो 5th क्लास के बच्चों के लिए हिंदी भाषा का आकलन करने के लिए एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131 हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा का आकलन मीन्स जब हम किसी चीज को जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य क्या होता है हमारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। ऑप्शन 2 इज बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। ऑप्शन 3 इज प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन 4 इज भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना। तो ऑप्शन 3 जो है इसमें कि हम जब भी किसी की भाषा का आकलन करते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी, तो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात पर देते हैं कि हमें कितने प्रभावी ढंग से हमने उस भाषा को प्रयोग किया, मतलब कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ उस भाषा का जब हमने उसको यूज़ किया, तो दूसरों पर कितना प्रभाव पड़ा उस भाषा का। प्रभाव तभी पड़ता है जब हम कोई इन्फ्लुएंशियल वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी भाषा को प्रभावी ढंग से बोलते हैं या प्रयोग करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य हमारा भाषा आकलन का वही कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132 तीसरी कक्षा का मोहित अक्षर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप इसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि पुनरावृत्ति का मतलब है रिपीट। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझिए पहले, इसमें लिखा है कि 3rd क्लास का एक बच्चा है जिसका नाम मोहित है और वो रीडिंग करते टाइम शब्दों को रिपीट करता है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में जानकर आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम है उस बच्चे के साथ। तो ऑप्शन फर्स्ट इज कि उसे पढ़ना नहीं आता। ऑप्शन 2 इज उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। ऑप्शन 3 इज वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। एंड ऑप्शन 4 इज उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो राइट है, वह सिर्फ अर्थ खोजने के चक्कर में जो शब्द है उसको दोबारा पढ़ता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बच्चे को पढ़ना नहीं आता या फिर उसको पढ़ने में कोई दिक्कत है या फिर उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, नहीं। एक्चुअली में बच्चे यूजुअली तभी रिपीट करते हैं जब वो किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं, तो उस चक्कर में वो कई बारी
पढ़ते टाइम अपने सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स को रिपीट करते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक, सेकंड ऑप्शन है भाषा का आकलन, थर्ड ऑप्शन है भाषा शिक्षण की पद्धति एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा का परिवेश। परिवेश का मतलब होता है माहौल, उस भाषा को बोलने का कितना माहौल है, कितने लोग उस भाषा को आपके आसपास बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें जो पहले क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या लिखा है कि भाषा को सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या चीज है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो हमारा पॉइंट है वो है पाठ्य पुस्तक मीन्स बुक्स। ओके, बाकी तो देखो जो भी हमारे बाकी पॉइंट्स हैं वो हमारे इम्पोर्टेंट होते ही हैं भाषा सीखने के लिए। लाइक हमारी भाषा का आकलन, जब हम भाषा को इवैल्यूएट करते हैं, आकलन मीन्स इवैल्यूएशन, भाषा शिक्षण की पद्धति और भाषा का परिवेश मीन्स कैसा माहौल है, उसी भाषा के कितने लोग आपके आसपास हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, बट जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कम इम्पोर्टेंट है, कम महत्वपूर्ण है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। अब यहाँ पर दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज जटिलताओं और साहित्यिक, सेकंड ऑप्शन इज विषमताओं और सराहना, थर्ड ऑप्शन इज विविधता और सराहना, फोर्थ ऑप्शन इज सराहना और विविधता। अब यहाँ पर इस फर्स्ट ब्लैंक में तो सबसे पहले हम पढ़ के ही हमें पता लग गया है कि भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वह भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं, तो विविधता मीन्स वैरायटीज। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो हमारा विविधता ही आएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑफ कोर्स ही बात है, फर्स्ट ब्लैंक में अगर हमारा यही आएगा तो सेकंड ब्लैंक उसी का ही होगा हमारा कि विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। सो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 135। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं और उनको हमने कविता गायन सिखाया, तो उसके बाद आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चों के साथ। सो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है बच्चों से कहेंगे कि वह सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाएं। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। ओके, तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस जो हैं उसमें क्या लिखा हुआ है कि बच्चों से कहेंगे कि वह सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाए। ये तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चे ने इमीडिएटली याद कर लिया और वो फटाफट सुना देगा, वो भी फर्स्ट क्लास का बच्चा। ओके, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। एंड द सेकंड इज कि कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। नहीं, इतनी जल्दी भी बच्चे को नहीं समझ आता है कि अभी आपने कोई कविता पढ़ाई और अभी आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, वो भी फर्स्ट क्लास के बच्चों से, तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके, थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। बट 5 शब्द बताने के लिए अगर कहेंगे तो बच्चे उतना भी नहीं याद कर सकते हैं, तो ये भी जो ऑप्शन है वो इनएप्रोप्रिएट है। सो जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर वो ये है कि बच्चों को हम ये कहेंगे कि अपनी ही भाषा में अपनी कोई भी पसंदीदा कविता वो सुनाएं। तो इससे क्या होगा, बच्चे मोटिवेट भी होंगे और उनका जो इंटरेस्ट है वो पोएम्स में बढ़ेगा। आइए देखते हैं, अब यहाँ पर एक हमें अनसीन पैसेज दिया हुआ है। सो पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 136 से 143 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प को चुनिए। तो ये जो अनुच्छेद है आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके मैं आपको इसका एक जिस्ट बता देती हूँ, एक छोटी सी समरी बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इसमें एक्चुअली में बच्चों के बारे में बताया हुआ है कि जो बच्चों की दुनिया होती है बहुत इनोसेंट सी होती है, उसमें कोई लड़ाई नहीं होती और वो अपनी दुनिया से बहुत प्यार करते हैं। और अगर उन्हें कोई कहता है कि ये दुनिया अच्छी नहीं है तो ऐसी बातें उनको अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षकों के बारे में भी बताया हुआ है कि जो न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल के रहते हैं और वो बहुत ही खुले विचार के हैं और वो अपने विचार भी प्रकट करते हैं बच्चों के सामने। और बाई चांस अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो
उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बट यूजुअली जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें हमें सिखाया जाता है कि कभी भी अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट मत करो बच्चों के सामने, ओके। बट जो न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक हैं वो ऐसे नहीं है, वो अपनी गलती स्वीकार लेते हैं। तो एक सर्वे में हमें पता लगा है कि सबसे ज़्यादा जो अमेरिकन शिक्षक हैं वो 90% शिक्षक जो हैं वो इस बात में बिलीव करते हैं कि कभी भी बच्चों के सामने कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को वो नहीं छेड़ते, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बच्चों की जो भावनाएं हैं वो हर्ट हो जाएंगी, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, तो वो यूजुअली अवॉइड करते हैं कि ऐसी बातें बच्चों के सामने ना करें। जबकि वो लोग जानते हैं कि बच्चों को इन्हीं बातों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर हम पारंपरिक स्कूलों के बारे में बात करें तो जो पारंपरिक स्कूल होते हैं उसमें यूजुअली जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते, और बाई चांस अगर करते भी हैं तो वो ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाते और या फिर ईमानदारी से बात नहीं कर पाते। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारी ट्रेनिंग सेक्शन चल रहा होता है शिक्षकों का, तो उसमें हमें बार बार यही सिखाया जाता है कि हमें अपनी अज्ञानता या फिर अनिश्चितता या फिर उलझन को कभी भी स्वीकार नहीं करना है। सबसे अहम बात यह होती है कि ये चीज़ हमारे अंदर कूट कूट कर भरी जाती है कि कभी भी बच्चों के सामने हमें ये नहीं रिप्रेजेंट करना है कि हमें कुछ आता नहीं या हम कंफ्यूज हैं या समथिंग लाइक दैट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमारे अंदर बहुत कूट कूट कर ये बात भरी जाती है कि बच्चों से एक दूरी बना के रखें जो कि सही रहती है, और अपनी जो व्यक्तिगत जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में हम कभी भी बच्चों से खुलकर बात नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी इन्हीं बातों में होता है, क्योंकि वो उस चीज़ से महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। सो आइए देखते हैं इस अनुच्छेद पर बेस्ड हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 136, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ है ऑप्शन 1 बहुत खुले स्थान में रहना, ऑप्शन 2 बिना दुराव छिपाव के बात करना, ऑप्शन 3 व्यापक रूप से सोचने वाला, ऑप्शन 4 खुले तौर पर काम करने वाले। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जैसा कि अगर आपने अनुच्छेद पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मीन्स के बिना किसी दुराव छिपाव के, मीन्स बिना कोई बात छुपाए वो अपने स्टूडेंट से बात करते हैं जो न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 137 इज अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? तो ऑप्शन 1 इसमें लिखा है वह बच्चों के साथ सभी तरह की बातें करते हैं, ऑप्शन 2 लिखा है वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं, ऑप्शन 3 लिखा है वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, ऑप्शन 4 वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कि वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते। जैसा कि हमने देखा था अनुच्छेद में जो सर्वे है उसमें दिखाया गया था कि 90% जो अमेरिकन टीचर्स हैं वो इस बात में बिलीव करते हैं कि बच्चों के साथ हमें ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए, तो इसी वजह से वो बच्चों के साथ सारी तरह की बातें, सभी तरह की बातें नहीं करते। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि, तो ऑप्शन नंबर 1 है वे यह स्वीकार करें कि वह अज्ञानी हैं, ऑप्शन नंबर 2 वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, ऑप्शन नंबर 3 वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 वे स्वीकार ना करें कि वे शिक्षक हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें शिक्षक के प्रशिक्षण के टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा यही सिखाया जाता है कि बच्चों के सामने हमें कभी भी ये शो नहीं करना है कि हमें कुछ नहीं आता या फिर हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। ओके, कभी भी हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना होता, ये चीज़ हमारे अंदर कूट कूट के भरी होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 139, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है शिक्षकों की निजी जीवन में, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है शिक्षकों की अज्ञानता में, ऑप्शन नंबर 3 में है शिक्षकों के प्रशिक्षण में, और ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षकों की उलझनों में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने जो अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ था कि बच्चों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है शिक्षकों के निजी जीवन में, मीन्स पर्सनल लाइफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 2 के अलावा बाकी सारे जो कथन हैं वो सही हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो ऑप्शन 2 में है उसमें जो लिखा है वो कथन बिल्कुल भी सही नहीं है
कि पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में यह कहीं नहीं लिखा। ओके, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य से तात्पर्य है। तो ऑप्शन 1 में लिखा है बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है। ऑप्शन 2 में लिखा है बच्चों को दुनिया से प्रेम है। ऑप्शन 3 में लिखा है बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है। ऑप्शन 4 में लिखा है बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में जो लिखा है वो करेक्ट हमारा आंसर है, क्योंकि बच्चों की दुनिया में लड़ाई होने से जो लेखक का तात्पर्य है वो यह है कि जो बच्चे हैं वो अपनी दुनिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, और बाकी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चों की दुनिया में लड़ाई नहीं होती या फिर बच्चे लड़ाई को पसंद नहीं करते। हाँ, पसंद नहीं करते, लेकिन जो तात्पर्य सेंटेंस से है वो यही है कि बच्चों को अपनी दुनिया से प्रेम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? सो फर्स्ट ऑप्शन इज वैचारिक, सेकेंड ऑप्शन इज विचारिक, थर्ड ऑप्शन इज वैचारिक एंड फोर्थ ऑप्शन इज विचाराइक। तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा वर्ड है जो कि विचार और एक शब्द को जोड़कर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 1 वैचारिक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। ईमानदारी शब्द है ऑप्शन नंबर 1 भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 4 जातिवाचक संज्ञा। तो हम सबको पता है कि ईमानदारी को हम नाप तोल नहीं सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि ये हमारा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा दूसरा अनुच्छेद है, इसमें हम पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। तो निर्देश ये दिया गया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 144 से 150 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक समरी बता देती हूँ। जो यहाँ पर बात की गई है हेवल घाटी के गांव वासियों के बारे में बताया हुआ है कि वहाँ पर चीड़ के पेड़ थे और उनमें से लीसा टपकती थी, और उसको कलेक्ट करने के लिए कुछ जो ठेकेदार थे उन्होंने उस पेड़ों में लोहे गाड़ दिए। और जब वहाँ की महिलाओं ने देखा, उस हेवल घाटी की महिलाओं ने देखा कि जो ठेकेदार हैं ये ऐसे काम कर रहे हैं सिर्फ लीसा को कलेक्ट करने के लिए। लीसा एक पदार्थ होता है जो पेड़ में से निकलता है। तो उन महिलाओं ने क्या किया, रक्षाबंधन बनाया, उन पेड़ों को राखी बांध दी और उनकी मिट्टी से मलम पट्टी कर दी। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एंड में उन्होंने अपनी जो गुहार है वो बड़े अधिकारियों को लगाई, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए तो पेड़ों का विनाश करना उन्होंने कम कर दिया जो ठेकेदार थे, लेकिन महिलाओं ने कहा कि भाई और कटान ना किया जाए। तो ये सब सुन के जो वहाँ के अधिकारी थे तो उन्होंने क्या किया कि अधिकारियों ने जो गांव वासी हैं उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी। तब जो गांव वाले उन्होंने एक जुलूस निकाला नीलामी के विरुद्ध, और वहाँ वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये जो पेड़ है, ये पेड़ अगर कट जाएंगे तो हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, तो ये पेड़ों को मत काटो, क्योंकि अगर पेड़ कटेंगे तो यहाँ पर भूखलन और या फिर बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। तो कुछ ठेकेदारों ने तो उनकी बात मानी, लेकिन कुछ ठेकेदारों ने नहीं मानी और जंगल को ही खरीद लिया। और एक्चुअली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को थी वो पेड़ कटने से, क्योंकि अगर वो सारे पेड़ कट जाते तो उन्हें घास चारे के लिए बहुत दूर जाना पड़ता, चलना पड़ता। आइए देखते हैं इस अनुच्छेद पर बेस्ड कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? तो ऑप्शन नंबर 1 है देवदार, ऑप्शन नंबर 2 है चीड़, ऑप्शन नंबर 3 है पीपल, ऑप्शन नंबर 4 है आम। अगर आपने अनुच्छेद ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता लगेगा कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। चीड़ के पेड़ों को काटने के वजह से जो गांव वाले उन्होंने जुलूस निकाला था। क्वेश्चन नंबर 145 पर आते हैं। इसमें लिखा है महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है कि यह उस घाटी की रस्म थी। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है पेड़ों को बचाने के लिए। सो अगर आपने अनुच्छेद पढ़ा होगा तो आपको पता लगा होगा कि एक्चुअली में महिलाओं ने ऐसा कार्य इसलिए किया था क्योंकि वो पेड़ों को बचाना चाहती थी। सो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है केवल उन्हें ही वन से प्रेम है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती।
ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता। अनुच्छेद के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, उन्हें चारा लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसीलिए वो वन को काटने से मना कर रही थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है बहुत ऊंचे अधिकारियों से, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है अधिक घास चारा लाने से, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है बहुत अधिक लीसा निकालने से, एंड ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कुछ ठेकेदारों से। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था, अगर आपने अनुच्छेद पढ़ा होगा तो आपको पता लगेगा कि बहुत अधिक लीसा निकालने से चीड़ के पेड़ों को नुकसान हो रहा था, इसीलिए उन्होंने गांव वासियों ने उसके विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। पेड़ काटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है बाढ़ और लकड़ी का, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है भूस्खलन और बाढ़ का, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है भूस्खलन और लकड़ी का, एंड ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है लकड़ी और चारे का। तो यहाँ पर हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, कि भूस्खलन और बाढ़ का खतरा वहां पर सबसे ज्यादा बढ़ेगा अगर पेड़ सारे कट जाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। रोजी रोटी शब्द है, तो हमें ये बताना है कि किस कैटेगरी का शब्द है रोजी रोटी। तो ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 है सर्वनाम, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है विशेषण और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है शब्द युग्म। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो रोजी रोटी है ये शब्द युग्म है। मतलब कि जब हम किसी दो शब्दों को जोड़ते हैं तब एक इसमें बीच में डैश लगाते हैं तो उसको हम शब्द युग्म कहते हैं। तो ये जो रोजी रोटी है वो शब्द युग्म है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी, वाक्य में निपात है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि निपात का मतलब क्या होता है। निपात का मतलब होता है किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना, काश। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये जो सेंटेंस है, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कुछ, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है तो, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है वह। तो यहाँ पर तो पे बहुत ज्यादा बल दिया हुआ है, सो इसीलिए जो हमारा इस वाक्य में निपात है वो है तो। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन। बाय बाय।